नूरपुर रियासत के बादशाह नसीरुद्दीन के पास दौलत और फौज तो थी, लेकिन अक्ल कम थी। उसके वजीर और दरबारी चालाक थे, जो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर राज्य को लूट रहे थे। बादशाह को शक तो था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन वह शिकार के बहाने जंगल निकला, जहां उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। वह शख्स, जिसे लोग बाबा रमक्खा कहते थे, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बादशाह ने पूछा, अरे तुम पागल हो क्या, जो खुद से बातें कर रहे हो? बाबा ने गहरी नजर से बादशाह को देखा और हंसते हुए कहा, पागल तो तुम हो जो झूठे वजीरों को सच्चा समझते हो, सच बोलने वाले को पागल कहते हो और चापलूसों को समझदार। यह सुनकर बादशाह चौंका। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल की बात पढ़ रहा हो। बादशाह ने बाबा को दरबार लाने का हुक्म दिया। यह देखकर वजीरों के पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि अगर यह पागल बादशाह के करीब हो गया तो उनकी साजिशें पकड़ी जाएंगी। सबसे पुटबड़े वजीर अमीर खान ने फौरन एक चाल चली। उसने बाबा से कहा, अगर तुम बादशाह को थप्पड़ मारोगे तो वह बहुत खुश होगा। अगले दिन दरबार लगा। बाबा आगे बढ़ा और जोर से बादशाह को थप्पड़ मारा। पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन तभी बादशाह के कुर्ते से एक जहरीला बिच्छू निकलकर गिरा। बाबा के थप्पड़ ने उसे मार डाला था। बादशाह ने बाबा को गले लगा लिया और उसे सोने की अंगूठी इनाम में दी। वजीरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी चाल चली। अमीर खान ने बाबा से कहा, अगर तुम बादशाह की कुर्सी खींच लोगे तो तुम्हें आधा राज्य मिलेगा। बाबा ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने कुर्सी खींची, उसके नीचे से एक तेज खंजर गिरा। अगर बादशाह बैठता तो उसकी जान चली जाती। इस बार बादशाह ने बाबा को अपना खास सलाहकार बना लिया। वजीरों ने आखिरी चाल चली। उन्होंने पड़ोसी राजा से मिलकर युद्ध छेड़ दिया। मैदान ए जंग में जब बाबा ने देखा कि दुश्मन राजा पर एक जंगली हाथी हमला करने वाला है, तो उसने उसे बचा लिया। दुश्मन राजा ने कहा, तुम्हारा सलाहकार सच्चा इंसान है, मैं युद्ध खत्म करता हूं। इस तरह बाबा रमक्खा ने न सिर्फ बादशाह की जान बचाई, बल्कि एक बड़े युद्ध को भी टाल दिया। बादशाह ने उसे अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना लिया। लेकिन वजीरों ने हार नहीं मानी थी। उनकी साजिशें अभी जारी थीं। बाबा रमक्खा अब दरबार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। बादशाह नसीरुद्दीन ने अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी ज़ैनब का विवाह उससे तय कर दिया। यह समाचार सुनकर वजीर अमीर खान ने अपने महल के कक्ष में गुस्से से सामान तोड़ डाला। उसने रातों रात अपने विश्वास पात्रों ख्वाजा सरहदी, कोषाध्यक्ष, मलिक कायम, सेनापति और हकीम अली राजवैद्य के साथ गुप्त बैठक की। यह पागल अगर राज परिवार का हिस्सा बन गया, अमीर खान ने दांत पीसते हुए कहा, तो हमारी सभी गुप्त योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। हमें इस विवाह को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। शादी से ठीक 3 रात पहले बाबा के कक्ष में एक रहस्यमयी दासी ने चांदी के प्याले में केसरिया शरबत भेजा। बाबा ने अपनी असामान्य बुद्धिमत्ता से संदेह करते हुए पहले उसे अपने कक्ष के बाहर बंधे शाही कुत्ते को पिलाया। कुछ ही पलों में कुत्ता झटके लेने लगा और मर गया। यह देखकर बाबा ने चुपके से उस दासी का पीछा किया और पाया कि वह हकीम अली के महल में जा रही है। उसने तुरंत बादशाह को सूचना दी, लेकिन अफसोस, वजीरों ने पहले ही दासी को गुप्त रास्ते से रियासत से बाहर भगा दिया था। इसी बीच दरबार में एक नया चरित्र प्रवेश करता है, मीर कासिम। वह खुद को एक धार्मिक विद्वान बताता है और बाबा के प्रवचनों से प्रभावित होने का नाटक करता है। धीरे धीरे वह बाबा का करीबी बन जाता है। एक रात जब बाबा अपने कक्ष में ध्यान मग्न था, उसने अनजाने में देखा कि मीर कासिम उसके कागजात छान रहा है। बाबा समझ गया कि यह अमीर खान का भेजा हुआ जासूस है, लेकिन उसने चुपचाप इसका पर्दाफाश नहीं किया। बजाय इसके उसने मीर कासिम को गलत सूचनाएं देना शुरू कर दिया। राजकुमारी ज़ैनब, जो शुरू में इस विवाह के विरुद्ध थी, धीरे धीरे बाबा की सच्चाई और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने लगी। एक गुप्त मुलाकात में वह बाबा को चेतावनी देती है, मेरे पिता को धीमे जहर से मारने की साजिश चल रही है। हर रात उनके हुक्के के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। बाबा तुरंत कार्यवाही करता है। वह हकीम अली के कक्ष में घुसकर जहर की शीशी बरामद कर लेता है। लेकिन तभी अचानक रक्षक आ जाते हैं और बाबा को चोर समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में बंद बाबा को अमीर खान स्वयं मिलने आता है। वह धमकी देता है, शादी से पहले ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। लेकिन बाबा ने पहले ही अपने एक विश्वास पात्र
एक वृद्ध कैदी जिसे वह जेल में मिला था के माध्यम से राजकुमारी को संदेश भेज दिया था। राजकुमारी ज़ैनब सीधे बादशाह के पास पहुंचती है और सच्चाई बताती है। बादशाह हकीम अली के कक्ष की तलाशी लेने का आदेश देता है, जहां से जहर के अतिरिक्त सबूत मिलते हैं। हकीम अली को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वजीर अमीर खान फिर बच निकलता है। शादी का दिन आता है। पूरा महल फूलों और रोशनी से सजा हुआ है। बाबा और ज़ैनब सिंहासन के सामने खड़े हैं कि अचानक भीषण विस्फोट होता है। बाबा तुरंत बादशाह को ढाल की तरह अपने शरीर से ढक लेता है। जब धुआं छौंकता है तो पता चलता है कि विस्फोट सिंहासन के ठीक नीचे से हुआ था। बाबा गंभीर रूप से घायल है। राजकुमारी ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं। वह बाबा के सिर को अपनी गोद में संभालती है। तभी बाबा धीमी आवाज में कहता है, मैं कोई साधारण फकीर नहीं हूं, मैं असली राजकुमार फरहान हूं। जब वह धीमी आवाज में अपना इतिहास बताना शुरू करता है, 20 साल पहले नूरपुर के असली बादशाह तुम्हारे चाचा फैजुल्लाह थे। अमीर खान ने तुम्हारे पिता नसीरुद्दीन के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी और मुझे, जो उस समय केवल 5 वर्ष का था, जंगल में फेंकवा दिया। एक सूफी फकीर ने मुझे पाला और असली इतिहास बताया। राजकुमारी ज़ैनब स्तब्ध रह जाती है। वह तुरंत महल के गुप्त अभिलेखागार में जाती है, जहां उसे पुराने दस्तावेज मिलते हैं जो इस कहानी की पुष्टि करते हैं। वहां एक गुप्त दीवार के पीछे से उन्हें एक लोहे का संदूक मिलता है, जिसमें राजकुमार फरहान का जन्म प्रमाण पत्र, उसके माता पिता की हत्या का आदेश नसीरुद्दीन के हस्ताक्षर से, अमीर खान द्वारा लिखित गुप्त पत्र। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। कोई उन्हें अंदर ही जिंदा दफन करना चाहता है। ज़ैनब और मरियम किसी तरह तहखाने से निकलने में सफल होती हैं। वे इन दस्तावेजों की प्रतियां बनाकर नगर के प्रमुख स्थानों पर चिपकाने लगती हैं। सच्चाई जानकर पूरी रियासत में आग लग जाती है। नगर का एक बुजुर्ग मौलवी जनता को संबोधित करता है, हमें अपने असली बादशाह को वापस लाना होगा। अमीर खान सेना को आदेश देता है विद्रोह को कुचलने का, लेकिन सैनिक भी अब उसके खिलाफ हो चुके हैं। जनता महल को घेर लेती है। अमीर खान बादशाह नसीरुद्दीन को बंधक बनाकर महल के सबसे ऊंचे टॉवर में छिप जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, अगर कोई नजदीक आया तो मैं बादशाह को मार डालूंगा। राजकुमार फरहान अब स्वस्थ हो चुका है, जनता के सामने आता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है, मैं अमीर खान से अकेले निपटूंगा, किसी निर्दोष का खून नहीं बहने दूंगा। फरहान अकेले ही टॉवर में प्रवेश करता है। अमीर खान के पास एक विशेष हथियार है, एक जहरीली कटार, लेकिन फरहान उसके हर वार को चतुराई से बचाता है। अंत में जब अमीर खान उसे धोखे से मारने ही वाला होता है, फरहान की तलवार उसके सीने को चीर देती है। बादशाह नसीरुद्दीन, जो अब तक मूक दर्शक बना हुआ था, फरहान के सामने गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो भतीजे, मैं अमीर खान के बहकावे में आ गया था। फरहान उसे उठाकर गले लगाता है, चाचा आपको माफ करता हूं, लेकिन अब आपको जनता के सामने सच स्वीकार करना होगा। नसीरुद्दीन सार्वजनिक रूप से अपने अपराध स्वीकार करता है और सिंहासन छोड़ देता है। राजकुमार फरहान और राजकुमारी ज़ैनब का विवाह पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। नए बादशाह अपने पहले भाषण में घोषणा करते हैं, सभी किसानों के कर्ज माफ, न्याय व्यवस्था में सुधार, शिक्षा का अधिकार सभी को। अंतिम दृश्य में फरहान और ज़ैनब महल की छत पर खड़े हैं। ज़ैनब पूछती है, क्या तुम्हें कभी लगा था कि वह जंगली फकीर एक दिन राजा बनेगा? फरहान मुस्कुराता है, भाग्य ने हमारे लिए क्या लिखा है कोई नहीं जानता, बस सच्चाई का साथ देना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।